इसका आयोटा रेज पावर 3 होता है। सादी इसी से लेक्चर ठीक था। इसके बराबर होता है आयोटा रेज पावर 3। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको मेरी? ये होता है माइनस आयोटा 3, आयोटा रेज पावर 3 होता है, ये माइनस आयोटा के बराबर होता है। सिद्रा आपको आवाज आ रही है? ये तो आयोटा का जो बेस एक जैसे तो पावर उनकी क्या हो जाती है, सब हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो आयोटा स्केयर इसके -1 की, तो -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ओनली माइनस आयोटा आ जाएगा, 1 के इक्वल नहीं है। आयोटा क्यूब जो होता है वो माइनस आयोटा के बराबर होता है। देखो ये एमसीक्यू में आ जाएंगे आपको। एक मैट्रिक्स है तो उसकी एंट्रीज, उसकी एलिमेंट्स लिखो। ए मैट्रिक्स है, उसकी रो में लिखो, पहली रो 2 4, दूसरी रो 3 5। ये नॉन सिंगुलर है सिंगुलर है, बताओ पहले। पहली रो में 2 4 और दूसरी रो में 3 5। ये बताएं ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है? ओके इसका आंसर क्या है? ए डिटरमिनेंट का आंसर क्या है इसका? अगर इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखो तो क्या है? वालेकुम अस्सलाम वर्दा, कैसे हो बच्चों? आप लोग ठीक ठाक हो? पर ये ना हो कि किसी और को ना बताइए, 6 बंदों को 10 बंदों को बताया किसी। असल में 2 पैकेट उन्होंने किसी और से चेक करवा, एक पैकेट, एक या 2 ना किसी और की शर्त मेरे हाथ से पहले, और उसमें आप लोगों का भी होगा। उसने किया, उसने काम खराब कर दिया, उसने किया। और एक और टीचर है, उसने मेरे से अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट आपने कौन सा लेक्चर पढ़ा था?
याद है किसी को? ठीक है, तो मतलब जीपी का है, चलो मैम की जब मैम के फॉर्म में सीखने ना होते कि पंजाब में कौन बताएगा? इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन 7x square plus minus 7x square plus minus 7x square plus 9x plus 30 equal to 0. इसको फैक्टराइज करो by complete scale, उसे by quadratic power. और ये जो मैं नहीं बोलता, ये अपने टाइम पर बंद होगा या चलता रहेगा? अगर मैं बंद नहीं करता एक घंटा चलता रहेगा, मैं बोलूँ या ना बोलूँ, ऑनलाइन रहेगा ये। सब मैं बंद रहा करूँ, ये मैंने बंद किया। ठीक है, ये सब थी वेरिएबल्स की टाइप्स। ठीक है, आज आपको मैं एपिडेमियोलॉजिकल डिज़ाइंस हमारा लेक्चर है जो, ठीक है, उसमें क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और उसके अलावा केस कंट्रोल। ठीक है, 1 मिनट बच्चों, भी वो कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, वो हो नहीं रही थी। हाँ जी, अब शो हो रही है सिमरा? ओके, आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइंस। ठीक है, इसको आपने गौर से अच्छे से पढ़ना है, और ये पीपीटी भी दे दूंगी आपको, लेकिन इसके अलावा आपने बुक्स ज़रूर साथ साथ पढ़ा करो। ठीक है, खाली पीपीटी काफ़ी नहीं होती है, स्लाइड्स काफ़ी नहीं होती। हम तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि इसमें सारा कुछ जो सा मटेरियल ऐड कर दें, लेकिन बुक जो सी है वो सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, आप में से स्टूडेंट्स कौन कौन सी बुक पढ़ रहे हैं आप लोग? कोई बुक ली है आपने अभी तक कि नहीं ली? कोई अभी तक बुक कंसल्ट की आप लोगों ने कि नहीं की? ओके, आप ऐसा करिए, नैन्सी की बुक ले लें, नैन्सी।
बीटी की भी ठीक है, नैन्सी की भी अच्छी है, ठीक है, इन दोनों में से कोई ले लें। नैन्सी की मैं आपको यहाँ ऑथर का नाम कर देती हूँ टाइप, आप ये ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। At the end of this session, the students will be able to understand different epidemiological research designs, cross-sectional, case control, or cohort. Why conduct studies? To describe burden of disease or prevalence of risk factors, health behaviors, or other characteristics of a population that influences risk of disease. ओके, हम रिसर्च स्टडीज क्यों कंडक्ट करते हैं, ठीक है, ये उसके लिए कि हम लोगों ने डिजीज़ को डिस्क्राइब करना होता है, उसकी प्रेवलेंस, उसके इंसिडेंस रेट को, और हेल्थ पैटर्न्स, लोगों के हेल्थ पैटर्न्स डिफरेंट जो उनसे लोगों के पब्लिक के हेल्थ बिहेवियर्स है उनको, और जो पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स हैं जो डिजीज़ पे इन्फ्लुएंस होती हैं, ठीक है ना, वो हमने सारे डिस्क्राइब करने के लिए हम रिसर्च स्टडीज़ कंडक्ट करते हैं। टू डिटरमिन कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स फॉर इलनेस, टू डिटरमिन रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन, ये सारे पर्पसेस में आ रहे हैं, ठीक है। रिसर्च, वाई कंडक्ट रिसर्च स्टडीज, तो जब आपको ऐसे कोई क्वेश्चन आए कि पर्पसेस लिखने हैं, ठीक है, कि हम क्यों करते हैं रिसर्च कंडक्ट, तो आपने ये इसमें लिख देने, आपने लिस्ट कर देने हैं या इस तरह लिख दी, पॉइंट्स में लिख दीजिएगा। ओके, क्लासिफिकेशन क्या है? एपिडेमियोलॉजिकल डिज़ाइन, ठीक है। आपको ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा मैंने आपको ज़ुबानी बताया था कि ऑब्जर्वेशनल होते हैं और एक्सपेरिमेंटल होते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल वो होते हैं जो हमने सिर्फ ऑब्जर्वेशंस लेनी होती हैं, ठीक है, कोई उसमें इंटरवेंशन नहीं देनी होती। और दूसरी तरफ आ जाएगा एक्सपेरिमेंटल, जिसमें हम कोई इंटरवेंशन, कोई नर्सिंग इंटरवेंशन दे रहे हैं, अगर हम नर्सिंग रिसर्च की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। ओके, ऑब्जर्वेशनल आप लोगों ने जो स्टडीज़ करनी है, जो प्रोजेक्ट्स करने हैं, वो ऑब्जर्वेशनल स्टडी ही होगी, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल में एनालिटिकल आते हैं और डिस्क्रिप्टिव आता है, ठीक है। एनालिटिकल में आता है केस कंट्रोल और कोहॉर्ट, और डिस्क्रिप्टिव में लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल। ये आपको डिटेल्स में सारा बताती हूँ मैं आगे। देन ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है, ठीक है। अभी एनालिटिकल आ रही है ना, केस कंट्रोल, कोहॉर्ट, और ये क्रॉस सेक्शनल, और इस तरह यहाँ इकोलॉजिकल। एक्सपेरिमेंटल में जाएंगे तो क्लिनिकल ट्रायल आ जाएगा और फील्ड ट्रायल आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम या तो कम्युनिटी में जाके कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं, ठीक है ना, और या अपनी कोई क्लिनिकल साइट पे, जैसे वार्ड्स में या पेशेंट्स पे जो हम कर रहे हैं, या लेबोरेटरी में कर रहे हैं, तो ये वो आ जाएगी एक्सपेरिमेंटल। डिस्क्रिप्टिव ऑफ और एनालिटिकल स्टडीज। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज वो होती हैं जिसमें हमने सिर्फ डिस्क्रिप्शन देनी होती है, ठीक है। कोई चीज़ हमने ऑब्जर्व की और बाद में उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी, या जो हमने अगर कैप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस देख रहे हैं, तो वो हम लोगों ने उनसे ऑब्जर्वेशंस लेनी है, ठीक है। किसके थ्रू लेनी है? जो हमारे पास क्वेश्चनर होगा, ठीक है। अच्छा, उस क्वेश्चनर के थ्रू हमने ऑब्जर्वेशंस ले के बाद में उसकी डिस्क्रिप्शन दे देनी है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज क्या करती हैं? हाइपोथेसिस को जनरेट करती हैं, आंसर व्हाट, हु, वेयर एंड व्हेन, ठीक है। हमेशा जो डिस्क्रिप्शन होती है वो हम व्हाट, हु, वेयर एंड व्हेन तक ही होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, इसका जवाब दे सकते हैं। एनालिटिकल स्टडीज में आ जाएगा, ये करता है, टेस्ट करता है हाइपोथेसिस को, ठीक है। आंसर व्हाई एंड हाउ, ठीक है, कि वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो एनालिटिकल स्टडीज में टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस को, ये दोनों का आपने डिफरेंस याद रखना है, और आंसर व्हाई एंड और हाउ। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज इंक्लूड सर्वेज वही होते हैं जो हम लिक्विड स्केल पे या ले लेंगे, या क्वेश्चनर के थ्रू जो सर्वे फॉर्म्स होते हैं, जिस तरह ये हमने सर्वेज लेना है। यहाँ जब डाटा कलेक्ट करना है तो वो थ्रू सर्वे होगा। पीपल आर स्टडीड एट अ पॉइंट इन टाइम विदाउट फॉलो अप, कैन कंबाइन अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी विद फॉलो अप टू क्रिएट अ कोहॉर्ट स्टडी, can conduct repeated cross-sectional studies to measure change in a population.
Example, according to 2002 National Survey of Family Growth, 35% or about 7.4 million of births to US women during the 5. इसमें यानी कि हमने ये देखिए, ठीक है, मेजरमेंट जोन से की है हमने, उनके ऑब्जर्वेशंस की, वो उसकी हमने डिस्क्रिप्शन दे दी है इसमें, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी ही है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिस्क्रिप्टिव स्टडी ही है। हमने यहाँ अब जब कंक्लूड किया अपने फाइंडिंग्स, ठीक है ना, जब रिजल्ट आ गया, जब हम इसकी मैथडोलॉजी रिजल्ट के बाद जब हमने उसको कंक्लूड करना है तो उसमें हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, ठीक है। उसमें बता देंगे कि इतने परसेंट जो पर्सन्स 35% बताया या जितने मिलियन बताया उन्होंने, ठीक है ना, बर्थ हुई हैं ड्यूरिंग द 5 years, ठीक है। ये हमने इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं दी हुई, सिर्फ हमने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं और वो आगे डिस्क्राइब कर दिए हैं, ठीक है। ओके, मेजर प्रेवलेंस एट पॉइंट इन टाइम, इसका मतलब है कि जो एक टाइम पर हमने डाटा ले लेना है ना, वो होता है, ठीक है ना, जिसको स्नैपशॉट कहते हैं। स्नैपशॉट ऑफ अ पॉपुलेशन, अ स्टिल लाइफ कैन मेजर एटीट्यूड्स, बिलीव्स, बिहेवियर्स, personal or family history, genetic factors, existing or past health conditions, or anything else that does not require follow up to assess, ठीक है। ये वो स्टडीज होती हैं जिसमें हमने दोबारा डेटा नहीं लेना अपने पार्टिसिपेंट से, सिर्फ हमने वन सा डेटा ले लिया, ठीक है, और हमने वो बता दिया, ना इंटरवेंशन ली, ना सेकेंड टाइम उसका फॉलो अप किया, ठीक है। द सोर्स ऑफ मोस्ट ऑफ व्हाट वी नो अबाउट द पॉपुलेशन। अच्छा जी, टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल को पढ़ते हैं हम। A cross-sectional study may be purely descriptive and used to assess the frequency and distribution of a particular disease in a defined population. For example, a random sample of schools across London may be used to assess the burden or prevalence of asthma among 12 to 14 years olds. अच्छा, उसने क्या डिस्क्रिप्टिव में हमने क्या कहा कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी है और ये प्योरली डिस्क्रिप्टिव होती है, इसमें हमने सिर्फ डिस्क्रिप्शन देनी है, ठीक है। और कहाँ यूज़ होती है, टू असेस द फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन। हम किसी एक हमने पॉपुलेशन को डिफाइन कर दिया कि हमने इनसे डेटा लेना है, ठीक है, उनमें हमने वो डिजीज़ देखनी है, उसकी डिजीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी देखनी है उसकी, तो हमने डिस्क्रिप्टिव स्टडी करनी है, ठीक है। और इसकी फाइंडिंग्स मोस्टली जो सी हैं वो आपको पता है कि उसमें आती हैं, फ्रीक्वेंसीज होती हैं और या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम उसमें करते हैं, ठीक है। Analytical cross-sectional studies may also be used to investigate the association between a putative risk factor and a health outcome, ठीक है। एनालाइज करना होता है जब हमने, तो वो हम करते हैं टू इन्वेस्टिगेट द एसोसिएशन बिटवीन अ रिस्क फैक्टर एंड हेल्थ आउटकम, ठीक है। इनका एसोसिएशन देखते हैं, उसको दोनों का एसोसिएशन जब देखना है हमने कि क्या ये रिस्क फैक्टर्स इस डिजीज के लिए हैं, ठीक है। जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज को अगर हम लेते हैं तो हम उसके डिफरेंट जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो देखेंगे, ठीक है। हम देख लेंगे कि उसकी एज देख लेंगे या उसकी डाइट देख लेंगे, ये सब चीज़ें सामने रखेंगे तो उन दोनों का एसोसिएशन देख लेंगे, तो ये एनालिटिकल स्टडीज है, ठीक है। However, this type of study is limited in its ability to draw valid conclusions about any association or possible causality between because the presence of risk factors and outcomes are measured simultaneously. It may therefore be difficult to work out whether the disease or the exposure came first. So, causation should always be confirmed by more rigorous studies. ठीक है, यहाँ हमने सिर्फ एसोसिएशन देख लिया, लेकिन जो हम कॉज देखते हैं ना किसी भी डिजीज में कि इसकी क्या कॉज बन रही है, तो वो हमने जो उससे लेंथी लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज या इससे ज़्यादा हम डेप्थ में जाएंगे स्टडीज, ठीक है, उसमें हम उनका रिलेशनशिप देख सकते हैं और कॉज देख सकते हैं कि इस डिजीज की क्या कॉज है,
ठीक है। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट रिस्क फैक्टर इज ऑल्सो रिट्रोस्पेक्टिव, रनिंग द रिस्क ऑफ रिकॉल बायस। अच्छा जी, एडवांटेजेस क्या हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। ये स्टडी वो है जो आप लोगों ने करनी है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी मैं बार बार कह रही हूँ, आप ये ना कहना कि हमें तो पता ही नहीं क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है। अब इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं कि प्रोवाइड्स एस्टीमेट ऑफ डिजीज बर्डन, ठीक है। हमने कोई भी डिजीज देखनी होती है किसी भी इलाके में, किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में, तो हम लोगों ने क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर लेनी है। रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, ठीक है। देखिए, हमने इंटरवेंशन तो करनी नहीं होती है स्टडी में, हमने तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन देनी होती है, तो इसलिए हम लोगों ने ये रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन होती है एज कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, ठीक है। इजी और क्विक होती है, लेस कॉस्टली होती है। देखिए, आप लोगों ने जब ये करना है तो आप लोगों के कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। जब आप लोग ये प्रोजेक्ट करेंगे ना, उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ आप लोगों के जो होते हैं वो क्वेश्चनर को प्रिंट, अब तो खैर ऑनलाइन ही ज़्यादा आप करोगे, ठीक है ना, लेकिन उसमें ये होता है कि प्रिंट्स ही करवाने होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि लेस कॉस्टली होती है। हमने कोई इंटरवेंशन तो देनी नहीं है किसी भी पॉपुलेशन पे, हमने तो सिर्फ उनके ऑब्जर्वेशंस करनी है और वो हम एक पेपर पे भी ले लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट फॉर कोहॉर्ट स्टडी फॉर स्क्रीनिंग एग्जिस्टिंग डिजीज। अच्छा, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। कोहॉर्ट स्टडी होती है एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, ठीक है, जो लेंथी स्टडीज होती हैं। तो उसने कहा कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, फॉर कोहॉर्ट स्टडी फॉर स्क्रीनिंग एग्जिस्टिंग डिजीजेस, यानी कि हेल्प करती है कोहॉर्ट डिजीजेस में। प्रोवाइड वेल्थ ऑफ डाटा फॉर फर्दर रिसर्च, ठीक है, जो हमने आगे रिसर्चेस करनी है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस करनी है, दूसरी करनी है, उसमें ये डाटा प्रोवाइड करती हैं। देखें, जब हम लोग कोई इंटरवेंशनल स्टडी करने जा रहे हैं तो हमें उसके लिए ऑलरेडी किसी लिटरेचर की ज़रूरत है, तो हम लोग वो इन स्टडीज़ जो ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ हुई हैं, हम जिस तरह मैं आपको अपना बताऊंगी कि मैं एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं डाटा उन लोगों से ले रही हूँ जो कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी जिन्होंने की है, ठीक है ना, मैं उनसे डाटा लेके और उसके बाद मैं इंटरवेंशन करूँगी और उसके बाद मैं रिजल्ट्स देखूँगी, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डज नॉट प्रोवाइड एस्टिमेट ऑफ डिजीज अक्रंस, ठीक है। इंसिडेंस रेट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बताता ये एस्टिमेट ऑफ डिजीज अक्रंस, ठीक है। नो डायरेक्ट एस्टिमेट ऑफ रिस्क पॉसिबल, रेयर डिजीजेस, शॉर्ट ड्यूरेशन, हाई केस फैटेलिटी नॉट डिटेक्टेड, ठीक है। जो कम डिजीजेस होती हैं जैसे कि रेयर डिजीजेस, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली जोन सी होती हैं और हाई केस फैटेलिटी, वो डिटेक्ट नहीं करता, ठीक है। ये स्टडी इतनी और बहुत ज़्यादा हम उसको नहीं कह सकते कि ये एडवांटेजेस हमें देगी, क्योंकि ये तो सिर्फ ऑब्जर्वेशंस दे रही है हमें, ठीक है। और शॉर्ट ड्यूरेशन में हम लोग हमें किसी भी चीज़ के बारे में इतना नहीं पता चल सकता ठीक से, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज इंफॉर्मेशन मिनिमल, प्रोन फॉर बायसेस फ्रॉम सेलेक्टिव सर्वाइवल, ठीक है। इसमें बायसनेस भी बहुत आ जाती है। देखें, जब हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं और क्वेश्चनर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, अपने पार्टिसिपेंट्स में, तो हमें नहीं पता, लोग ठीक से डाटा भी नहीं हमें देते। ऐसे ही है ना, क्वेश्चनर जब हम फिल करते हैं ना तो ऐसे ही होता है, कोई भी जोन से ना ठीक से आपको अपनी जोन से है वो नॉलेज नहीं बताएगा। कोई गलत ऐसे टिक कर रही है, एक लड़की टिक कर रही है तो दूसरी भी करती जाएंगी, ठीक है, वो सीरियस ही नहीं होती हैं। तो उससे क्या होगा कि बायसनेस हो जाएगी। कोई कह रहा है कि अच्छा ठीक है, किसी की क्या ऑब्जर्वेशन है, किसी के क्या एक्सपीरियंसेस लाइफ में हुए हैं, तो उसके मुताबिक वो डाटा, वो तो चलिए ठीक है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि अगर वो ये टिक कर रही है ना तो दूसरी लड़की भी वही टिक कर देगी, ठीक है। इसलिए इसमें बायसनेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नॉट पॉसिबल टू एस्टैब्लिश टेम्परेलिटी, देयरफॉर इट इज़ अ वीक डिज़ाइन फॉर प्रूविंग कॉजेलिटी, ठीक है। कोई भी चीज़ हम कॉज एंड इफेक्ट करना चाहें ना तो वो हम बिल्कुल एक्यूरेट, हमें या ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी के, और जो पहले बताए हैं वो उसके एडवांटेजेस हैं।
अच्छा जी, कोहॉर्ट स्टडीज। In a cohort study, subject with an exposure to a causal factor are identified। ठीक है, कोहॉर्ट स्टडी में हम पहले तो एक्सपोजर देते हैं उस चीज़ का, ठीक है, और उसके बाद हम उसका जो कॉजल फैक्टर है ना, कॉज है, वो देख लेते हैं और वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। एंड द इंसिडेंस ऑफ अ डिजीज ओवर टाइम इज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ कंट्रोल्स। इसमें एक्चुअली अच्छा अच्छा, इसमें हम लोगों ने 2 ग्रुप्स बनाने हैं कोहॉर्ट स्टडीज़ में, ठीक है ना। इसमें भी हम लोगों ने कंपेयर कर लेना है कंट्रोल से, ठीक है। जिस तरह हम लोग केस कंट्रोल स्टडीज़ में करते हैं ना, कि हम लोगों ने एक पे एक्सपेरिमेंट देना है और दूसरे पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना, उसको हमने कंट्रोल ग्रुप होगा वो हमारा, ठीक है। और हमने जो भी एक्सपोजर देना है किसी चीज़ का तो हम लोग देंगे और उसको दोनों को कंपेयर कर लेंगे। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को एक्सपोजर देना है और दूसरे को नहीं, दूसरे को वैसे ही उनको इंटरवीन नहीं करना, ठीक है। तो उस दोनों ग्रुप्स को हमने एक सेकेंड हाँ बेटा, मैंने खुद म्यूट किया था। अच्छा जी, कोहॉर्ट स्टडीज़ की बात करें तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ होती हैं, ठीक है, और लेंथी होती हैं। ये इनमें जो हम लोग ड्यूरेशन होता है डेटा कलेक्शन का वो भी लॉन्ग होता है। कुछ स्टडीज़ तो ऐसे है कि 3 to 4 ईयर्स भी चलती हैं, ठीक है, और कुछ इससे भी ज़्यादा होती हैं। इन अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी subjects are followed over time with continuous or repeated monitoring of हाँ सिमरन, ठीक है, आप ठीक बता रही हो। अभी इसकी डिटेल्स आगे बताऊंगी, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव, ठीक है ना, वो सारा आपको मैं भी डिटेल्स में इसी पीपीटी में है सारा कुछ। Subjects are followed over time with continuous or repeated monitoring of risk factors or health outcomes or both। जी हाँ, उसको कहा है।
अच्छा जी, advantages क्या है? Can get best assessment of exposure and can deal with changes in exposure. Maybe only a design if exposure needs to be measured directly. Only way to get prospective information for rapidly fatal diseases. ठीक है, prospective information वो होती है जो हम लोगों ने प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाना है, ठीक है ना, इसलिए ये लॉन्ग स्टडी होती है। दो चीजें हैं, वो आगे भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन यहाँ भी यूज हो रहा है वर्ड तो इसलिए मैं बता रही हूँ। रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव दो चीजें। जो प्रोस्पेक्टिव है वो हमने प्रेजेंट से फ्यूचर को देखना है, स्टडी करनी है, ठीक है, और जो रेट्रोस्पेक्टिव है उसको हम लोगों ने प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाना है, ठीक है। जो पास्ट में मतलब जितने भी प्रेवलेंस रेट था, इंसिडेंस रेट, वो हम लोगों ने मेजर करना है और वो हम पास्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन प्रोस्पेक्टिव में हम फॉरवर्ड जाएंगे। आवाज नहीं आ रही है स्टूडेंट्स? आवाज नहीं आ रही है बच्चों? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, केवल इस स्लाइड पढ़ के ना फिर मैंने आपकी अटेंडेंस लेनी है। Good for establishing temporal sequence and natural history of disease. Can examine multiple outcomes linked to exposure, often find other effects. Then, can estimate overall and specific disease rates, usually incidence. Researcher selects, measures, and records data. Lower potential for bias than a case control study. No recall and selection bias, ठीक है। नो रिकॉल यानी कि हमने पिछला कोई डेटा नहीं लेना, हमने आज से शुरू करना है और आगे की तरफ जाना है, ठीक है। रिजल्ट्स आर कंसिडर्ड मोर कंक्लूसिव देन रिजल्ट्स फ्रॉम केस कंट्रोल स्टडीज, और द लॉन्गर अ कोहॉर्ट स्टडी कंटिन्यूज द स्ट्रॉन्गर इट कैन बिकम, ठीक है। जितनी लेंथ उस स्टडी की ज़्यादा होगी, ड्यूरेशन ज़्यादा होगी, उतनी ही वो स्टडी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। अच्छा जी, ये बस पढ़ लो। डिसएडवांटेजेस, कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग होती है, ठीक है। ये कॉस्टली भी होती है क्योंकि हमने इसमें आगे फ्यूचर तक जो है वो प्लान करना है, और उसके बाद हमारे पार्टिसिपेंट्स फिर उन पे जो हमने जो भी इंटरवेंशन करनी है या जो भी, ठीक है। लार्ज सैंपल साइज होता है, देन केस कंट्रोल। डेटा कलेक्शन इज यूजुअली वेरी एक्सपेंसिव, डेटा कलेक्शन इसमें काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। लॉन्ग टाइम कमिटमेंट होती है फॉर फॉलोअप। देखिए, आप लोगों को जब आपने उन्हीं लोगों से बार बार डेटा लेना है तो लोग ऐसे तो नहीं, वो पार्टिसिपेंट्स जो उनसे आपके जो आप स्टडी में इंक्लूड है वो इस तरह तो नहीं आपकी सुनेंगे ना, आपको कुछ ना कुछ उनको देते रहना पड़ेगा, कोई फ़ायदा देंगे तो ही वो दोबारा आएंगे, ठीक है ना। और क्योंकि हमने बार बार रिपीटेडली हमने डेटा लेना होता है इसमें। अच्छा, लॉन्ग टाइम कमिटमेंट फॉर फॉलोअप, ठीक है। ये उन्हीं पार्टिसिपेंट से पॉपुलेशन सैंपल साइज हमारा वही रहेगा और उन्हीं से हमने बार बार डेटा लेना है, तो इसलिए उनसे कमिटमेंट करनी पड़ेगी पहले कि ठीक है, हमने ये ड्यूरेशन, हमारा स्टडी ड्यूरेशन इतना है, हम यहाँ आया करेंगे आपके एरिया में, या अगर पेशेंट डिस्चार्ज हो गया तो उसको भी फॉलो करना है। दे आर नॉट गुड फॉर डिजीज विद अ लॉन्ग लेटेंसी, ठीक है। अच्छा चलें, ठीक है, अभी आपकी अटेंडेंस लेने लगी हूँ।
Okay, students. Allah Hafiz. Allah Hafiz.